आज राधिका को लड़के वाले देखने आए थे। लड़के वालों के जाते ही सारे परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली। आखिरकार सबको अब तसल्ली मिल गई कि चलो अब राधिका की भी शादी हो जाएगी। मेहमानों के जाते ही सबने राहत की सांस ली। सभी परिजन थके हुए थे पर मन खुशी से उछल रहे थे। आज राधिका का रोका हो गया था। जगदीश बाबू के रिटायरमेंट में सिर्फ 6 महीने बाकी थे पर उनकी तीसरी बेटी राधिका का रिश्ता कहीं पक्का नहीं हो पाया था। जहां देखो कैश और दहेज की लंबी लिस्ट पहले ही तैयार मिलती। जगदीश बाबू की 3 बेटियां थी। उन्हें बेटियां होने का कोई मलाल ना था। उन्होंने तीनों बेटियों को उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा दिलवाई थी, कभी कोई कमी ना होने दी। 2 बड़ी बेटियों के विवाह में तो लड़के वालों की मांगों को पूरा करते करते उनकी कमर सी टूट गई थी। फिर मकान भी बन रहा था, उसके लिए भी पैसे आवश्यक थे। राधिका की शादी में अब वे उतना खर्च करने की हालत में नहीं रहे थे। राधिका केंद्रीय विद्यालय में नौकरी करने लगी थी। उसने लड़के वालों के डिमांड देखकर शादी न करने की घोषणा भी कर दी थी, परंतु परिवार में कोई भी उसकी बात से सहमत न था। जब किसी रिश्ते की बात चलती वह कोई न कोई बहाना बना मना कर देती। बार बार ऐसा करने से घर में कलह का वातावरण हो जाता। पापा खाना छोड़ बाहर निकल जाते, देर रात तक न आते। मम्मी उसे कोस कोस कर रोती। कभी कभी बहनों के बीच बचाव के लिए भी बुलाया जाता, वह भी उसे डांट कर जाती। राधिका को शादी या लड़कों से नफरत नहीं थी। वह शादी के नाम पर लड़की वालों को लूटने खसोटने यानी दहेज कैश जैसी प्रथाओं से चिढ़ती थी। आखिर में उसने कहा कि जो लड़का बिना दहेज के शादी करने को तैयार होगा, मेरे योग्य होगा, उससे विवाह कर लूंगी। इत्तेफाक से राधिका की इकलौती बुआ जी ऐसा ही रिश्ता खोज कर ले आई। लड़का प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। लड़के वालों को दान दहेज कुछ नहीं चाहिए था, केवल पढ़ी लिखी नौकरी वाली लड़की की मांग थी। बस दोनों ओर से रजामंदी हो गई। आज रोका की रस्म में भी लड़के ने केवल नारियल और 501 रुपए का शगुन लिया। जगदीश बाबू ने लड़के के माता पिता भाई बहन को मिठाई के डब्बे देकर विदा किया। उनके जाते ही महफिल जुट गई। राधिका की दोनों बहनें आई हुई थी। बुआ जी थी। बुआ जी तो आज की विशेष मेहमान थी। सभी उनकी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने भाई की बड़ी समस्या सुलझा दी थी। लड़का व परिवार भी अच्छा लग रहा था। लड़का मैनेजर था, स्मार्ट भी था। वहां पर चाय पी रहे सभी खुश थे, परंतु राधिका की तर्क बुद्धि ये मानने को तैयार नहीं थी कि आज के जमाने में ऐसे आदर्शवादी लोग भी मिलते हैं जो दहेज के बिना भी शादी करने को तैयार हो जाते हैं। 2 महीने बाद का ही विवाह का मुहूर्त भी निकल आया था। विवाह भी सादगीपूर्ण हुआ। राधिका अपनी ससुराल जा पहुंची। ससुराल में भी कोई सजावट या दिखावा नहीं था। राधिका ने स्कूल से 1 महीने की छुट्टियां ली थी। उसके पति विनोद ने हनीमून के लिए मनाली जाने का प्रोग्राम बनाया। जाने से 1 दिन पहले विनोद के कुछ दोस्त जो शादी में शामिल नहीं हुए थे घर आ गए। लिविंग रूम में हंसी मजाक चल रहा था। राधिका चाय नाश्ता लेकर जा रही थी कि अचानक उसके कानों में एक दोस्त की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह कह रहा था कि यार विनोद, तूने बिना दहेज के शादी करके बड़ी दरियादिली दिखाई। यह सुन राधिका के कदम पीछे ही रुक गए। वह विनोद का जवाब सुनने को आतुर हो उठी। राधिका की आहट से अनजान विनोद जोर से ठहाका लगाकर बोला कि मेरा दिमाग अभी पागल नहीं हुआ है। मैं तुम सब जैसा नहीं हूँ। तुम जैसों से बुद्धि में 4 कदम आगे ही चलता हूँ। तुम सब दहेज मांगकर ससुराल में अपनी इमेज खराब करते हो, वही मैं ससुराल में भी मान सम्मान बनाए रख सरकारी नौकरी वाली लड़की से विवाह करके अपना भविष्य सुरक्षित करने की सोचता हूँ। आगे समझाने लगा, तुम सब महामूर्ख हो। एक बार ढेर सारा दहेज लेकर सोचते हो उम्र कट जाएगी। बचपन में पढ़ी वह कहानी जिसमें एक लड़के को एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल जाती है,
उस मूर्ख ने सोचा, रोज रोज कौन इंतजार करे। एक ही बार इस मुर्गी का पेट काट इसके सारे सोने के अंडे निकाल लूं। और फिर उसने वैसा ही किया। क्या हुआ, मुर्गी भी गई, अंडा भी ना मिला। तुम सब भी उसी मूर्ख लड़के हंस से कम नहीं हो। कहानी याद आई कि नहीं? मैं तो मुर्गी से रोज एक सोने का अंडा लिया करूँगा। समझ लो, मैंने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पाल ली है। तुम लोगों को ये पता है कि सहज पके सो मीठा हो। जहाँ तुम लोग बड़े बड़े व्यवसायियों की लड़कियों से शादी कर दहेज और रकम के सपने पूरे करने के पीछे पागल रहते हो, वही मैं कुछ और ही सोच रखता था। अब देखो, मेरी पत्नी राधिका, 3 बहनें हैं। माता पिता के बाद उनके पास जो भी है वह तीनों बहनों को ही मिलेगा। फिर राधिका नौकरी भी करती है, सरकारी स्कूल में पीटीजी अध्यापिका है। समझे कुछ? उसे 7वें पे कमीशन के अनुसार मोटा वेतन और तरह तरह की सुविधाएं मिलती है। मैंने तो राधिका से शादी करके जीवन बीमा करवा लिया है, जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी होगा। ऐसा सौदा किया है, वरना दिमाग पागल नहीं हुआ था जो बिना दहेज की शादी करता। दोस्त भी ठहाका लगाकर हंसने लगे। बोले कि जानते हैं यार, तू तो कॉलेज के जमाने से ही बनिया बुद्धि का था। हर जगह हिसाब किताब लाभ हानि देखता था। फिर सभी का सामत ठहाका लगा। ये सब सुनकर राधिका का मन खट्टा हो गया। उसकी तार्किक बुद्धि आखिर जीत ही गई। वह समझ गई, हाथी के खाने के दांत अलग है और दिखाने के अलग है। बेमन से चाय नाश्ता देने अंदर गई। कुछ देर पास बैठकर काम के बहाने बाहर निकल आई। वह सोचने लगी, प्रेम, अपनापन, सहयोग के चलते हम दोनों मिलकर घर बाहर का खर्च मिल बांट कर करते तो उसे कभी कोई एतराज ना होता। आखिर पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू किस लिए आजकल मांग में है। पर इस प्रकार चालाकी से, रौब से या बेवकूफ़ बनाकर कोई उसकी कमाई पर हक जताएगा, ये बात उसे कतई गवारा नहीं। रात को सिर दर्द का बहाना बनाकर जल्दी सोने का नाटक किया। सोचती रही, उसके माता पिता बेचारे ऐसा योग नेक दामाद पाकर कितना खुश है। नहीं नहीं, मैं उनका ये भ्रम बनाए रखूंगी। विनोद को मैं ही सबक सिखाऊंगी। मनाली में उसने नोटिस किया कि बड़े बड़े खर्चे उसी के एटीएम से रुपए निकाल कर हो रहे हैं। छोटे मोटे खर्च वह अपने क्रेडिट कार्ड से करता। घर वालों के लिए उपहार लेकर वह बहुत संतुष्ट था। उसने भी बहाने से उसके पर्स से क्रेडिट कार्ड निकाल अपने माता पिता के लिए दुसाला व साल ले ली। क्रेडिट कार्ड वापस विनोद के पर्स में रख दिया। बातों बातों में विनोद बड़े ही प्यार से उससे उसकी अभी तक की सेविंग, पीएफ, वेतन आदि की जानकारी लेता रहा। राधिका भी सावधान थी, उसने कोई भी जानकारी सही नहीं दी। घर लौटकर राधिका ने बड़ी होशियारी से सबके लिए उपहार उन्हें दिए। साथ में मेरी ओर से कहना नहीं भूली। विनोद चुप रह गया। वह जानता था कि सब राधिका के पैसों से खरीदा है। सभी राधिका से खुश हो गए। अब जीवन की गाड़ी अपनी रोजमर्रा की पटरी पर आ गई। विनोद का ऑफिस राधिका के स्कूल के आगे ही था। विनोद अगर थोड़ा जल्दी निकल जाए तो राधिका को समय पर स्कूल छोड़ आगे जा सकता। वह स्कूटर पर जाता था। राधिका ने जब उसके सामने ये प्रस्ताव रखा तो उसने हामी भर दी। विनोद दूसरे तीसरे दिन राधिका के कार्ड से पेट्रोल के बहाने मनमाने रुपए निकलवा लेता था, पर ले जाने के समय सप्ताह में 3 या 4 दिन ही ले जा पाता। कोई ना कोई बहाना बना देता। राधिका ने यह भी नोटिस किया कि छोटे भाई या बहन को कुछ पैसों की जरूरत होती तो वह दोनों चुपके से उससे मांग लेते और कह देते, किसी को मत कहना। राधिका भी नई थी, ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती, पर उसने सोच लिया कि इसका भी कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। 1-2 महीने ऐसे ही गुजर गए। राधिका के ही वेतन से लगभग परिवार का खर्चा चल रहा था। सभी को बचत करने की पड़ी थी। पापा अपनी पेंशन से ढेला भी खर्च नहीं करते। यही हाल विनोद का था। राशन, दूध, बाई, बिजली, पानी का बिल, फल, सब्जियां, सबका भुगतान राधिका करती। छोटे छोटे खर्च विनोद दिखावे के लिए करता। एक दिन राधिका मायके गई तो उसने अपने पापा को
कुछ उदास पाया। बार बार पूछने पर उन्होंने बताया कि मकान बनाने पर अनुमान से बहुत ज़्यादा पैसा लग चुका है। अब हालत यह है कि मकान में लकड़ी का काम करवाने के लिए पैसे कम पड़ गए हैं। बिल्डर ने काम रोक दिया है। राधिका को मन ही मन बहुत दुख हुआ कि जिन माता पिता ने शिक्षा दिलवाई, कमाने योग्य बनाया, वही आज पैसों की तंगी सहन कर रहे हैं। वह उदास मन से वापस आई। महीने के खत्म होते ही छुट्टी के दिन जब सवेरे सब फुर्सत से चाय की चुस्कियां ले रहे थे, उस समय राधिका ने बड़ी शालीनता और अपनेपन की चाशनी पगी जवान में कहा, देखिए, कायदे से हमारे घर में 3 जनों की आमदनी आती है। मेरी और विनोद जी का वेतन और पापा जी की पेंशन पर बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? मुझे तो बहुत चिंता होती है। सुधीर की पढ़ाई के 2 साल बाकी हैं। कंचन की शादी भी करनी है। ऐसी अपनेपन और जिम्मेदारी वाली बातें कर उसने सबका दिल जीत लिया। आगे खर्च बढ़ेंगे, इसलिए हमें अभी से प्लानिंग करके खर्च करना चाहिए। आज हम ये देख लेते हैं कि इस महीने किसने कम खर्च किया, किसने ज़्यादा। सबने अपने द्वारा किए हुए खर्च का ब्यौरा दे। जिसका खर्च ज़्यादा हुआ होगा उसे इस महीने राहत दी जाएगी। नए महीने से सब बराबर खर्च करेंगे ताकि सबकी थोड़ी बहुत बचत होती रहे, जो भविष्य में होने वाले खर्च में सहायक बने। एक कागज पर तीनों ने अपने द्वारा किए खर्च का ब्यौरा लिखा। जब उस ब्यौरे को जोर जोर से पढ़ा गया तो सबसे ज़्यादा रकम राधिका की ही खर्च हुई थी। विनोद के भाई बहन द्वारा लिया सारा खर्च भी सबके सामने साफ हो गया। विनोद थोड़ा झेप गया क्योंकि उसने भी राधिका का बहुत पैसा निकाला था। अगले महीने के लिए सारे खर्च को बराबर बराबर बांट दिया गया। अब राधिका की अच्छी खासी बचत हो जाती थी। वह गुप्त रूप से मायके का मकान बनाने वाले बिल्डर से मिली। कुछ अग्रिम पैसा देकर उससे कहा कि आप मकान का लकड़ी का काम पूरा करिए, मैं समय समय पर भुगतान करने आती रहूंगी। पापा को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। 1 महीने के अंदर घर का लकड़ी का काम हो गया। राधिका ने मकान की सफाई वगैरह करवाकर सारा हिसाब चुकता कर दिया। उसने मकान की चाबी पापा को देकर शिफ्ट होने को कहा। यह सब जान पापा चकित रह गए। बेचारे राधिका की इस मदद से शर्म से झुके जा रहे थे। राधिका ने इस बात को गोपनीय रखने को कहते हुए पापा से कहा कि आपको इस मदद के लिए शर्म लज्जा महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। आपका हमारे ऊपर पूरा हक है क्योंकि आपने ही हमें इस योग बनाया है। विनोद भी कम ना था। उसने बिना दहेज के शादी की थी। मन ही मन राधिका से उसका मुआवजा चाहता था। एक दिन राधिका को उसके एक सहकर्मी से पता चला कि उसने विनोद को कार के शोरूम में कार पसंद करते देखा। विनोद राधिका के सहकर्मी को पहचानता ना था। राधिका को अंदाजा लग गया कि शीघ्र ही उससे रुपए लेकर विनोद कार खरीदने की योजना बना रहा है। राधिका ने भी एक योजना बना डाली। अपने 2 बुजुर्ग सहकर्मियों को, जो बहुत समझदार व अनुभवी थे, अपने साथ लेकर एक नामी कार के शोरूम जा पहुंची। बहुत सोच समझकर उसने एक कार पसंद की। डाउन पेमेंट कर आसान किस्तें बनवा ली। कार उसने अपने नाम से खरीदी। कार चलाना उसे कॉलेज के समय से आता था। 3-4 दिन उसने सहकर्मी की पुरानी कार से अभ्यास किया। आत्मविश्वास आ जाने पर कार लेकर घर आई। पूरा परिवार देखकर चकित रह गया। राधिका ने कहा, मेरे मम्मी पापा ने विवाह की पहली वर्षगांठ पर मुझे दी है। विनोद और उसके परिवार को खुशी तो थी, पर कार की मालकिन तो आखिर राधिका ही थी। बिना राधिका की इजाज़त के बिना कोई मर्जी से कार नहीं ले जा सकता। अब राधिका ने अपनी 4 सहअध्यापकों को, जो राधिका के आसपास रहती थी, सबको एक साथ अपनी कार में स्कूल चलने को राजी कर लिया। उनके द्वारा दी गई धनराशि से वह पेट्रोल डलवाकर बचे हुए रुपयों में और रुपए मिलाकर किस्त भरने लगी। विनोद इन बातों से अनजान था। रोज राधिका से गाड़ी चलाने के लिए मिन्नत करता दिखाई देता। राधिका भी मन ही मन मुस्कुराती, 100 एहतियात बरत कर
गाड़ी चलाने का आदेश देकर चाबी देती। एक दिन राधिका की स्कूल की छुट्टी थी। उसने नोटिस किया पूरे घर की कुछ गुप्त मंत्रणा चल रही है। उसके रसोई में व्यस्त होने का लाभ उठाया जा रहा था। वह समझ गई कोई बड़ा फैसला ही है जो उससे गुप्त रखा जा रहा है। 2-3 बार उसने वकील को भी घर में आते देखा। वैसे तो उससे कोई चिंता नहीं थी, पर वह अब विनोद की किसी चालाकी भरी योजना का शिकार नहीं बनना चाहती थी। वह ससुराल के प्रति अपने कर्तव्य से भली प्रकार परिचित थी और उन्हें पूरा कर भी रही थी। वह एकदम नॉर्मल बातचीत करती रही। विनोद ने कार की चाबी मांगी और माता पिता को कार में बैठाकर कहीं ले गया। दोपहर के बाद सब लौटे। विनोद ने भी आज छुट्टी ली हुई थी। शाम को उसके सास ससुर अपने रूटीन के अनुसार पार्क में घूमने चले गए। राधिका ने विनोद को कुछ सामान लेने के बहाने भेजा। घर में इस समय कोई ना था। उसने झटपट सास के तकिए के नीचे रखी अलमारी की चाबियां निकाल अलमारी खोल डाली। सामने वही लिफाफा पड़ा था जो उसने ससुर के हाथ में देखा था। कागजात निकालकर उसने जल्दी जल्दी पढ़े, फिर उसी तरह कागजात लिफाफे में डाल अलमारी में रख चाबी वहीं रख नॉर्मल बनकर काम में लग गई। दरअसल यह पुश्तैनी मकान सास ससुर ने अपनी दोनों की मृत्यु के बाद विनोद के छोटे भाई के नाम कर दिया था। उन्हें यह विश्वास था विनोद और राधिका समय आने पर नया फ्लैट लेने में सक्षम रहेंगे। कुछ दिनों बाद राधिका को सास ससुर ने बड़े प्यार से बुलाकर कहा, बेटी ये पुश्तैनी मकान पुराने तरीके से बना हुआ है। हमारा जमाना तो गुजर गया। अब विनोद, सुधीर और तुम लोगों को इस तरह के मकान में तंगी आएगी। हम सोच रहे हैं कि इसे नए तरीके के घर में तब्दील कर ले। अगर तुम कुछ लोन ले लो तो ये काम आसान हो जाएगा। अभी तो तुम्हारे सिर पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, नौकरी भी लंबी है, आसानी से किस्तें चुका सकती हो। राधिका समझ गई उस पर जाल फेंक दिया गया है। उसने कहा, ठीक है मम्मी पापा, मैं स्कूल में जाकर पता करती हूँ। 4 दिन बीत गए। उसने अकाउंट विभाग और अनुभवी साथियों से विचार विमर्श कर राधिका ने घर आकर बताया कि लोन तो मिल जाएगा, पर तभी मिलेगा जब मकान मेरे नाम पर होगा, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए मुझे मेरे नाम के मकान के कागजात बैंक ने अपने पास रखने हैं, ताकि किस्तें ना चुका पाने की हालत पर वह मकान पर कब्जा कर सके। ये नियम तो आपको मालूम ही होगा। मरते क्या ना करते, मकान को राधिका के नाम किया गया। अब राधिका ने लोन लेकर अपने मनपसंद तरीके से मकान को रेनोवेट करवाना शुरू कर दिया। 3-4 महीनों में ही पुराने मकान की जगह एक नया खूबसूरत घर तैयार हो गया, जिसकी मालकिन राधिका थी। मकान बनने के कुछ दिन बाद ही एक दिन राधिका की एक सहकर्मी अध्यापिका जो उसे जल्दी घर लेकर आ गई। उसने घर में सबको बताया कि अभी राधिका को अस्पताल से लेकर आ रही है। इसे स्कूल में घबराहट और चक्कर आ रहे थे। वहीं से वह दोनों अस्पताल गई थी। डॉक्टर ने मुआयना कर बताया कि यह किसी बड़े तनाव को झेल रही है। कुछ दिन घर पर आराम करने की सलाह दी गई है, यह बताकर वह चली गई। एक दिन बाद सभी ने राधिका से तनाव के बारे में पूछा। राधिका ने कहा, उसे हर समय लोन का तनाव रहने लगा है। स्कूल में भी मैं छात्रों को मन लगाकर नहीं पढ़ा पाती। मानसिक तनाव से हर समय सिर दर्द रहता है। प्रिंसिपल के पास मेरी शिकायत भी छात्रों ने की है। मुझे प्रिंसिपल की ओर से वार्निंग भी मिल चुकी है। इस कारण मैं मानसिक रूप से बहुत चिंतित हूँ और तनावग्रस्त रहने लगी हूँ। मुझे डर है यह लोन का तनाव मेरी नौकरी को न ले डूबे। आजकल स्कूल कॉलेजों में बहुत सख्त नियम बन गए हैं। जो पढ़ाने में लापरवाही करे या मनमानी करे उसे सस्पेंड कर देते हैं या किसी दूर दराज की शाखा में स्थानांतरित कर देते हैं, जहां मूलभूत सुविधाएं भी कठिनाई से मिलती है। मजबूरी में कुछ लोग तो नौकरी छोड़ना बेहतर समझते हैं। जब वे इतने ज़्यादा वेतन देते हैं तो काम भी एकदम बेहतरीन मांगते हैं। यह सुन सभी घबरा गए। राधिका ने बड़े ही प्यार से आगे कहा, कुछ महीने में लोन की रकम बढ़ाकर लोन जल्दी से उतारने की कोशिश करती हूँ। घर के खर्चे की जिम्मेदारी
आप दोनों उठा लें। अगले महीने से सारा घर खर्च ससुर की पेंशन और विनोद के वेतन से चलने लगा। राधिका ने बड़ी होशियारी से खुद को घर खर्च से आज़ाद कर लिया। राधिका मन ही मन हंसती रही। उसने कार और मकान का लोन उतारने के लिए स्कूल में ही कुछ ट्यूशन भी ले ली, जिससे उसकी आमदनी बढ़ गई और फिर वह लोन की किस्त की रकम बढ़ाकर लोन उतारने लगी। विनोद ने भी रोज एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के सपने देखने छोड़ दिए और घर खर्च में तालमेल बिठाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करने लगा। राधिका भी मन ही मन सोचती कि प्यार मोहब्बत सादगी से विनोद उससे सहयोग चाहता तो वह बड़ी खुशी से करने को तैयार थी, पर जहां उसने चालाकी मक्कारी से उसे मूर्ख बनाने की कोशिश की, वहां तो तू डाल डाल मैं पात पात वाली कहावत ही लागू करनी पड़ी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।